गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के अध्ययन के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। साथियों, निरंतर रिपोर्टरी का रूब्रिक्स को पढ़ना हम व्यक्तित्व के विषय में हमें पहचान बढ़ती जाती है और इस प्रकार रोगियों को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। हम लोगों ने कई तरह के रोगी देखे, अभी तक देखे, जो हस्तक्षेप करने वाला है, लोग अब जिद्दी है, और इसी तरह से कई एक रोग प्रकार के रोगी मान पृथ्वी पर जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, सभी की मनोदशा अलग अलग होती है, सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। एक रोगी दूसरे रोगी से भिन्न होता है। इस बात को हमें दिमाग में रख करके चलना चाहिए और इस भिन्नता को पहचान करके ही हम लोग सही दवा का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, इस बात का ध्यान में रखने से हम लोग क्या होता है कि चाहे रोगी को लग रहा है कि खांसी है, तो सभी के खांसी अलग अलग होंगे। एक जो हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति होगा उसका खांसी अलग होगा, एक क्रोधी व्यक्ति होगा उसका जो खांसी है तो अलग अलग होगा। तो यह हमें पहचानने का एक अवसर मिलता है। इसके लिए हमें कौन सी दवा उपयुक्त होगी। सभी रोगी को हम लोग एक जैसे दवा से नहीं ठीक कर सकते, सभी के लिए अलग अलग दवा का चुनाव तो करना ही पड़ेगा। तो आज आइए इसी यात्रा में एक ऐसे रोगी को हम लोग देखते हैं जो कि बड़ा उतावला होता है, जिसको हरी भी आप बोल सकते हैं, और आवेगी होता है दोनों। और अचानक कोई काम में हो जाता है, बैठा है, अचानक उठेगा और आपके सामने में कुछ बोल देगा, या कुछ काम कर देगा। ये अचानक वाला जो होता है, इसको हम लोग एक रूब्रिक्स है जिसे इम्पीटुअस कहते हैं, IMPETUOUS, इम्पीटियस। और इम्पीटुअस कहने से एक हम लोगों के मन में बोध आता है कि मनुष्य का जो मन है एक डायनेमिक फील्ड ऑफ इम्पल्स है, जहाँ की भावनाएं हैं, जहाँ की जो विचारें हैं और प्रतिक्रिया है। और इन सभी का अध्ययन करके हम लोग रोगियों का बहुत आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं और इसमें इंडिविजुअलिटी को पहचान करके सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं मानसिक अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म मानसिक गुण है इम्पीटुअस, अर्थात अत्यंत उतावला, आकस्मिक, भावगत के अधीन होकर विचार विमर्श किए बिना क्रिया कर बैठने वाला, है ना। कुछ सोचेगा विचारेगा नहीं, बहुत उतावला होगा और अचानक कुछ कर पाएगा। उसके किए गए कार्य जो होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि वह क्या करने वाला है, अचानक हो जाता है। और जब हो जाता है तो कहता है कि अब तो हो गया, अब क्या करें। यह मानसिक अवस्था केवल तेज स्वभाव और या उत्साह से नहीं, बल्कि भावनाओं के उफान के विवेक के नियंत्रण का नष्ट हो जाना होता है, जिससे सोचना बाद में और करना पहले की प्रवृत्ति हावी होता है। ऐसे जैसे देखते हैं ना कि एक आंधी आता है और आंधी अचानक आता है, आप सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और वह आंधी हो करके चला जाता है। तो इसी तरह से एक आंधी के जैसा आता है, एक बहाव आता है और रोगी अपने भाव को व्यक्त कर देता है। इम्पीटुअस शब्द जो है, तो इम्पेटर शब्द लैटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है आक्रमण करना, धक्का देकर आगे बढ़ना, तीव्र आवेग में काम करना। और इस संबंध में इम्पेटुअस हुआ आवेग, धक्का, मानसिक शारीरिक बल से, ये दोनों से, अर्थात मन की स्थिति आवेग प्रधान और संयमित और नियंत्रक शक्ति की कमी वाली होती है। इसका मूल अर्थ हो गया सोच विचार के बिना अचानक काम करना, भावनाओं की तीव्रता के विवेक का लोप हो जाना, धैर्य की कमी और तुरंत प्रतिक्रिया करना, और कार्य के परिणामों के प्रति उदासीनता होती है। ग्रीक और ह्यूमरल थ्योरी में यह प्रवृत्ति को कॉलेरिक टेम्परामेंट से संबंधित किया गया है, और मध्यकालीन यूरोप में इसे अधिशय तंत्रीय उत्तेजना और भाव झंझावत से जोड़ा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान चिकित्सा में इसे निम्न संबंधित किया गया है: इम्पल्स कंट्रोल डिजॉर्डर, ADHD, मैनिक एपिसोड्स और बॉर्डर लाइन परिस्थिति।
पर्सनैलिटी पैटर्न्स। अर्थात यह अवस्था अंदर की ऊर्जा और नियंत्रण तंत्र के असंतुलन की देन होती है। भारतीय दृष्टिकोण में भी रजोगुण की वृद्धि और पित्त प्रवृत्ति से जोड़ा गया है, और इसका विशेष अर्थ आयुर्वेद में रजोगुण होता है, जिसका अस्थिरता, उतावलापन होता है। पित्त दोष तीक्ष्णता, अधैर्य, त्वरित क्रोध होता है। भारतीय ग्रंथों में महाभारत के अश्वत्थामा तथा पुराणों के कार्तिकेय का उदाहरण है, जहां आवेग पर नियंत्रण करना भारी पड़ा था। अब रिपोर्टरी में आप स्थान देखेंगे तो टेंट में यह इम्पीटुअस है, लेकिन इसका रिलेटेड वर्ड जो है तो हेस्टी भी होता है, जल्दीबाजी होता है, लेकिन भाव तीव्रता कम होती है। रैश जो होता है परिणाम को बिना देखे करता है। इम्पल्सिव होता है, सिर्फ आवेग होता है पर गति कम होती है। वायलेंट मतलब आक्रामकता प्रधान होता है। इसमें जो प्रमुख औषधि है वो नक्सभूमिका, लैकेसिस, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, सल्फर, वेरेट्रम, हायोसाइमस, मर्क्यूरियस है। यह अवस्था मन की आंतरिक संयोजक क्षमता, एक्सिक्यूटिव कंट्रोल की कमजोरी का दर्शाता है, और भाव उत्पन्न होता है। बुद्धि विवेक उसे रोकने में असमर्थ हो जाता है। क्रिया तुरंत घटित होती है। पश्चाताप, खेद या अपराध बोध बाद में उभरता है। यह चक्र बार बार दोहराता रहता है। इसका नैदानिक विशेषता क्या है? क्लिनिकल, बात करते समय में बीच में काटना, किसी भी कार्य का निर्णय में अधीरता, जल्दी गुस्सा और जल्दी शांत, पहले कार्य बाद में पछतावा, अचानक बदलते मूड। इसका शारीरिक लक्षण आप देखेंगे, इसका पल्स जो होगा तो तेज होगा, तनाव, इसका हार्मोन काफी हाई होगा, और चेहरे पर लालीपन, गर्मी और तेज आंखें हैं। रोगी के जो वाक्य होंगे, मुझसे इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, जो मन में आया वही कर देता हूँ, पहले कर लेता हूँ फिर बाद में सोचता हूँ, गुस्सा आ जाए तो मैं अपने आप को खुद से रोक नहीं सकता हूँ। इसके शारीरिक संकेत को आप देखेंगे, तेज हाथ की गति होगी, बेचैनी होगी, आगे झुका हुआ शरीर होगा। अब इसके क्रॉस रेफरेंस हम लोग देखें तो हेस्टी है, गति तेज होता है पर आवेग नहीं होता है। इम्पल्सिव, इच्छा होती है पर क्रिया आवश्यक नहीं है कि वो करेगा ही। इम्पीटुअस, भावनाओं का विस्फोट है और तुरंत क्रिया करता है। ये इम्पल्सिव का एडवांस्ड फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। और वायलेंट लक्षण, स्पष्ट इरादा हानि होता है, और रेस्टलेसनेस माने उद्देश्यहीन होता है। इसका माध्यम विश्लेषण करेंगे तो सोरा आवेग क्षणिक बिना हानि का होता है। साइकोसिस, आवेग हेतु तर्क औचित्य को ढूंढना, और सिफिलिस, आवेग में तोड़फोड़, आत्महानि, हिंसा में बदला लेना। ट्यूबरकुलर, बेचैन, परिवर्तन की आकांक्षा, ऊब और छटपटाहट। कुछ दवाओं के माध्यम से भी इसे देखें तो नक्सभूमि का अधैर्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, दूसरों की गति, धीमी गति इसे सहनीय नहीं होता है। सबसे सही मैं ही हूं की मानसिकता होती है। लैकेसिस, विचार से पहले वाणी होता है, भावों का ढेर है, उफान में बहना है, और त्वरित संदेह, ईर्ष्या, संघर्ष होता है। और बेलाडोना, अचानक उग्रता आता है, आंखों में तेज चमक होता है, और काफी हीट और अचानक आता है। स्ट्रेमोनियम, भय से उपजा हुआ आक्रमण होता है, बिना सोचे हिंसक क्रिया होता है। सल्फर, बौद्धिक गर्मी, विचार पहले उछल जाते हैं, निर्णय जल्दी लेता है और स्थिरता कम होती है। और वेरेट्रम में डोमिनेटिंग नेचर का होगा, आत्मनिष्ठा, ये आवेगपूर्ण प्रस्तुति होगी। रोगियों में आप कैसे देखेंगे? बच्चों में आप भी इसको पहचान सकते हैं। बच्चों में ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। बच्चा अचानक खिलौना छीन लेता है और बिना सोचे भागना गिरना करता है, और रोग के गुस्से में तुरंत हाथ से मार देता है। और कुछ एडल्ट में देखेंगे, कुछ किशोर अवस्था में आवेग में संबंधों और कैरियर पर निर्भर रहता है। तेज वाहन को चलाना, नशे और जोखिम का प्रयोग करना, और भावनात्मक उफान के कारण अचानक क्रिया है तो इसे इम्पीटुअस कहते हैं। इसके आप केस टेकिंग के लिए आपके पास में कुछ सूत्र है। रोगी को धीमे प्रश्न पूछे, रोक टोक होने पर प्रतिक्रियात्मक स्वर को देखें, शब्द की गति, स्वर की तीक्ष्णता को नोट करें,
और पिछले आवेगपूर्ण निर्णय के से प्रश्न प्रश्न को पूछें। इसका एक बार से नहीं पता चलेगा। जीवन छाप यानी कि हैबिचुअल पैटर्न पर निर्णय लिया जा सकता है। और औषधि के बाद परिवर्तन होगा, सुधार की पहचान। रोगी रुक कर सोचने लगता है, प्रतिक्रिया की तीव्रता घटती है, धैर्य बढ़ता है। और अत्यधिक एग्रीवेशन होने पर भावहीनता, मंद विचार, उत्साह में कमी होती है। यह दमन नहीं, उपचार नहीं है। और इम्पिटुअस एक ऐसा मानसिक अवस्था है जिसमें जीवन ऊर्जा की तीव्रता, विवेकता नियंत्रण को भेद कर बाहर निकल जाती है। चिकित्सक का उद्देश्य इसी ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि समन्वयक दिशा देना है। जब सही औषधि चयनित होता है तो रोगी में यह परिवर्तन प्रकट होता है। भाव आता है पर विचार उसके ऊपर बैठ जाता है। क्रिया से पहले चेतना जगती है। उतावलेपन सचेत निर्णय शक्ति के में रूपांतरित होता है। यह वास्तविक होम्योपैथिक मानसिक उपचार का लक्षण है। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये इम्पिटुअस रूब्रिक्स जो है तो हम लोगों को मदद कर सकता है और रोगी को पहचानने के लिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक और पेशेंट से क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस को देखिए। आप इसको बहुत आसानी से आप इस रोगी को पहचान सकते हैं और इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि पर्सनैलिटी इसका जो है तो इंटरनल हैबिटरी जो भीतर में कंट्रोल करने की क्षमता होती है ना, रीजनिंग, बुद्धि और रीजन, ये खत्म हो जाता है और इमोशनल फोर्स जो है तो बढ़ जाता है। थिंकिंग आफ्टर डूइंग माने काम करने के बाद में सोचना। पहले होता है कि हम लोग को होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है थिंकिंग आफ्टर डूइंग। इसका डायनेमिक फोर्स होता है एक्सेसिव, इसमें राजस्व गुण बहुत ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग पैटर्न होता है। और इसका जो लोअर फ्रंटल लोब का वो फंक्शनिंग होता है। इसका जो इमोशनल लेयर को आप देखिएगा तो वह इमोशनल लेयर इसका जो है तो लेयर 1 में स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइजेस क्विकली। कॉग्निटिव लेयर थॉट्स, इवैल्यूएशन बाईपास। और बिहेवियरल लेयर देखिएगा तो एक्शन ऑकर्स प्रीमेच्योरली एंड फोर्सली। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा और ये बच्चों में भी हम लोगों ने देखा, इसमें भी बड़ों में भी देखा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है द सडन ओवरपावरिंग इमोशनल थर्स्ट विच ओवरराइड्स द थिंकिंग। द सडन ओवरपावरिंग इमोशनल थर्स्ट विच ओवरराइड्स द थिंकिंग। और ये हम सभ्यता के हर एक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वेस्टर्न का, अर्बन में, ट्रेडिशनल इंडियन में आपको इसको डिसरिस्पेक्ट और लैक ऑफ मैच्योरिटी माना जाता है और कलेक्टिव सोसाइटी में भी देखा जाता है। बहुत सारी दवाइयों का भी हम लोगों ने देखा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस भाव को समझ रहे होंगे। और आज इसके साथ में आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर नए रूब्रिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।